हमेशा हार और जीत जो है व्यक्ति की सोच पर निर्भर करती है। अगर मान लो तो उसकी हार है, और अगर यदि ठान लो तो उसकी जीत निश्चित है। इसीलिए कहा जाता है कि कामयाब व्यक्ति हमेशा अपने फैसले से दुनिया बदल के रख देते हैं, वहीं पर नाकामयाब व्यक्ति जो है वो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल के रख देते। इसी के साथ आज के वीडियो सेक्शन की शुरुआत करते हैं। आज अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं आरबीसी क्लास 10th हमारी जो मैथमेटिक्स चल रही थी प्रश्नावली 12, उसमें प्रश्नावली 12.2 में क्वेश्चन नंबर 8 आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इस वृत्त में दो समांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई 12 और 16 सेंटीमीटर है। इतना हमने दे दिया। अब हमने क्या बोला था, यदि ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो उसमें एक चीज दी हुई जरूरी होनी चाहिए कि दोनों जीवाएं केंद्र के कौन से साइड में स्थित है। तो यानी दो प्रश्न पूछ लिए। एक बार तो जब दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र के एक ही ओर है, दूसरी बार जब दोनों विपरीत ओर स्थित है। तो देखिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं इस प्रकार का। यहां ये मान लिया कोई एक सर्किल है। इस वृत्त की त्रिज्या मुझे दी हुई है 10 सेंटीमीटर। इसमें दो जीवाएं जो इनकी लंबाई 12 और 16 है। मैं मान लेता हूं ये वाली जो जीवा है ए बी नाम दे देता हूं इसका। दूसरी जो जीवा है ये वाली रही जीवा सी डी। ए बी और सी डी दोनों जीवाएं हैं। इस जीवा ए बी की लंबाई मेरे पास में 12 सेंटीमीटर है और जीवा सी डी की लंबाई मेरे पास में कितनी है? 16 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 16 सेंटीमीटर। यह है वृत्त का केंद्र, सेंटर पॉइंट ओ। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, इससे इनकी दूरियां कौन कौन सी है, यहां से एक लंब डाल दिया। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ M और ये वाला पॉइंट है N। अब एक काम करते हैं, इस केंद्र O को एक तो C से मिला देते हैं और एक A से मिला देते हैं। यहां पर हमारे पास में दो समकोण त्रिभुज बनते हैं। कितने त्रिभुज बनते हैं? दो समकोण। कौन कौन से? ONC OMA, ये वाले दो त्रिभुज बनते हैं। इन देखिए यहां ये जो त्रिभुज है ये तो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग है। जब हम सेकंड वाला पॉइंट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास में डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार का कि एक वृत्त है जिसका केंद्र हमारे पास में O दिया हुआ है, जिसमें दो जीवाएं, एक जीवा की तो लंबाई हमारे पास में जो AB नाम की जीवा है उस जीवा की लंबाई हमारे पास में 12 सेंटीमीटर है, तथा दूसरी जो जीवा है जिसको हमने CD नाम दिया है उसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। ये भी लिख दिया। अब यहां से इसके ऊपर दोनों लंब डाल दिए। ये वाला बिंदु M और ये वाला बिंदु N हो गया। इसके अलावा हमने C को O से भी मिलाया था और A को भी O से मिलाया था। डायग्राम दोनों के लगभग सेम है, केवल इतना सा चेंज है, इसमें दोनों की दोनों जीवाएं केंद्र के एक ही ओर स्थित है। देखिए एक ही ओर, ध्यान दोनों नीचे स्थित है। इसमें दोनों एक दूसरे के विपरीत ओर स्थित है। एक ऊपर है तो दूसरी नीचे होगी। परंतु एक चीज हमें दी हुई है कि जो दोनों जीवाएं हैं वह परस्पर में कैसी है? समांतर, एक दूसरे के पैरेलल है, प्रतिच्छेदी नहीं है। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट का डायग्राम है, ये वाला सेकंड पॉइंट का। हमें क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में लिखते रहते हैं। देखिएगा, एक वृत्त की त्रिज्या यानी वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस R बराबर कितनी दी हुई है? R हमारे पास में 10 सेंटीमीटर दी गई है। इसके अलावा हमारे पास में दी गई है जीवा। क्या दी हुई है? जीवा AB जो है वह बराबर है कितनी? 12 सेंटीमीटर। तथा मेरे पास में जो जीवा दूसरी है यानी CD, उसकी लंबाई मेरे पास में 16 सेंटीमीटर दी गई है। यदि ये दोनों जीवाएं इतनी है तो इनसे ये तो केंद्र की जो दूरी है OM तथा ON, हम क्या लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से, क्या लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि समान दो भागों में विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है।
समान दो भागों में अगर बांटता है तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा मैं यहां लिख देता हूं, यदि पूरी लाइन ए बी 12 है तो इसके आधे आधे दोनों भाग 6-6 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये पूरा भाग 16 है तो इसके आधे आधे पार्ट 8-8 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो यहां मेरे पास में ए एम बराबर बी एम, ये दोनों पार्ट तो हो जाएंगे मेरे पास 6-6 सेंटीमीटर के, तथा जो मेरे पास में सी एन और डी एन ये दोनों पार्ट है वो हो जाएंगे मेरे पास 8-8 सेंटीमीटर के। इतना हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमारे पास में दो त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज है, दो त्रिभुज। उन दोनों त्रिभुजों में भी चलेंगे, परंतु उससे कुछ पहले देखिए मुझे क्या बताना था, उन दोनों के मध्य की दूरी बतानी। क्वेश्चन में मुझे ये बताना है m से लेकर के, कहां से, m से लेकर के n तक की दूरी कितनी है, mn। इसमें भी mn की वैल्यू बतानी है, इसमें भी mn की वैल्यू बतानी है। मैं काम करता हूं, ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ अलग से खोल के बना देता हूं। देखिए यहाँ पर मेरे पास में ये जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार का, यहाँ O है, यहाँ M है, यहाँ A दिया हुआ है और यहाँ पर जो बिंदु है N, इस प्रकार से ये वाला जो है हमारे पास डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम के साथ में हमारे पास में ये वाली जो दूरी है, ये देखिए ये थोड़ा सा पार्ट जो है छोटा है, इस प्रकार से देखिए ये वाला यहाँ A दिया हुआ, ये वाला पार्ट हमारे पास में 6 सेंटीमीटर आ गया, ये वाला जो मेरे पास में 8 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ बिंदु C लिखा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, ON और MN इन दोनों में से किसी एक को कुछ मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि O से लेकर के N तक की जो दूरी है वो कितनी है, X। O से लेके N तक की जो दूरी है वो कितनी है, X। तथा इसके अलावा ये वाली दूरी M से लेकर के N तक की दूरी है, कौन सी, M से लेकर के N तक की दूरी, इसको भी कुछ मान लो, कुछ भी मान लो, चाहे आप Y मान लो। अगर आप नहीं मानते हैं तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा का सादा ON और OM भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैं दोनों त्रिभुजों की बात करता हूं, क्या क्या दोनों त्रिभुजों में आता है। मैं ऊपर वाले त्रिभुज ONC की बात करता हूं, तो यहां लिख देता हूं त्रिभुज ONC में, कौन से त्रिभुज में, ONC में। चाहे ये वाला त्रिभुज हो इसके लिए, चाहे इसके लिए, दोनों में सेम कंडीशन है। अब तक यहाँ मैंने दोनों को अलग अलग नहीं बांटा है, डायग्राम हमारे पास दोनों बनाए हुए हैं। यहाँ ये जो भी मैं कुछ लिख रहा हूँ ये दोनों में काम में आने वाला है। लास्ट में जाके थोड़ा बहुत चेंज आएगा, उससे पहले कोई भी किसी प्रकार का चेंज नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज ONC में ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये तो इसका कर्ण है, ये इसकी वैल्यू 10 सेंटीमीटर, यानी इसका जो त्रिज्या है, रेडियस हमने सबसे पहले लिखी थी 10 सेंटीमीटर। तो कर्ण स्क्वायर यानी कि OC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी CN स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी ON स्क्वायर। OC स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास में 10 है तो 10 का स्क्वायर लिखेंगे, बराबर CN की वैल्यू मेरे पास में 8 दी हुई तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ON स्क्वायर। यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर मेरे पास 100 होता है, ये 8 का स्क्वायर 64 होता है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 64 बराबर मेरे पास में ON स्क्वायर आ गया। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ON स्क्वायर तो अपने स्थान पर रहेगा और 100 में से जब 64 घटाएंगे तो मेरे पास में आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा, 36। ये वाला जैसे स्क्वायर हटाया जाएगा तो आगे की साइड में अंडर रूट का निशान लग जाएगा, तथा हम लिख सकते हैं कि ON बराबर 6 सेंटीमीटर। ON कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इतना हमारे पास मान आ चुका है कि ये वाली जो दूरी है वो 6 सेंटीमीटर है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, दूसरे वाला जो त्रिभुज दिया हुआ है, दूसरे वाले त्रिभुज में हमारे पास में कौन सी वैल्यू है देखते हैं। दूसरा त्रिभुज है मेरे पास में OMA। दूसरा कौन सा त्रिभुज है, OMA। चाहे इसमें देख रहे हैं OMA तो भी सेम है, इसमें देख रहे हैं OMA तो भी सेम है। इसमें भी हमारे पास में कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर यानी OA स्क्वायर या AO स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी AM स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें लंब की वैल्यू क्या है देखिए, O से लेके M तक की दूरी, O से लेकर के M तक की दूरी, तो यहाँ लिख देता हूँ O से लेकर के M तक की दूरी OM होल स्क्वायर।
तो यहां मैं लिख सकता हूं कि ओ ए तो मेरे पास में 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बराबर ए एम जो है मेरे पास में कितना है, ए एम की वैल्यू मैंने लिखी थी 6 सेंटीमीटर, तो यहां से आ जाएगा मेरे पास में 6 का स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। तो ओ एम स्क्वायर को मैं इधर लेके आ जाता हूं, देखिए ये ओ एम स्क्वायर, 10 का स्क्वायर मेरे पास में हो जाएगा 100 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। इधर 36 प्लस का था, मैंने इसका पक्षांतरण कर दिया, माइनस का हो गया। तो यहां मैं लिख सकता हूं ओ एम स्क्वायर बराबर, यहां 100 में से 36 घटाने पर 64 बचेगा, और जैसे ही ओ एम का स्क्वायर हटाया जाएगा तो मेरे पास में आ जाएगा अंडर रूट का 64। अंडर रूट 64 की वैल्यू होती है मेरे पास में 8 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होता है, 8 सेंटीमीटर। यानी कि हमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका लगभग 90% हमने काम कर लिया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि डायग्राम दोनों सही रूप में बनाने। अगर दोनों डायग्राम सही बन गए तो आधे से ज्यादा काम आपने कर लिया है। उसके बाद में क्या करना है, ये वाले यहां तक तो सारा कुछ प्रश्न में दिया था, इसके अलावा हमें 2 त्रिभुज बनते हैं, दोनों त्रिभुजों में लंब की वैल्यू ज्ञात करनी थी। अब मैं बात करता हूं पहले पॉइंट की। अब तक सारा कुछ जो मैटर लिखा है वो सारा दोनों के लिए सेम है। अब मैं पहले पॉइंट पे आ जाता हूं। पहले पॉइंट पे मुझे क्या करना है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है जब दोनों एक ही ओर स्थित हो। एक ही ओर स्थित होने का मतलब यहां पर देखिए, यहां मेरे पास में एक बिंदु O है, यहां पर मेरे पास में M है और यहां पर N है। मुझे 2 चीजें दी हुई है, O से लेके N तक की दूरी ये वाली 6 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 6। दूसरी O से लेके M तक की दूरी ये पूरी 8 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। मुझे पूछा M से N तक की दूरी, दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी ये वाली दूरी पूछी है हमें तो केवल और केवल, तो ये 6 है, ये पूरा 8 है, तो 6 किसमें से घटा लेंगे, 8 में से। तो मैं लिख सकता हूं फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग एम एन जो आएगा वो आ जाएगा ओ एम माइनस ओ एन। तो मैं लिख सकता हूं कि एम एन बराबर 8 माइनस 6, यानी कि कितने सेंटीमीटर आया, 2 सेंटीमीटर। ये हमारे फर्स्ट पॉइंट का आंसर है। अब हम सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, देखिएगा। सेकेंड पॉइंट में भी मुझे इसी प्रकार से पूछा गया है कि M से N तक की दूरी बताइए। तो यहां पर मेरे पास में एक बिंदु है जिसका नाम N लिखा गया है, यहां पर एक दूसरा बिंदु जिसका नाम M लिखा गया है, और इसके साथ ही हमारे पास में यहाँ केंद्र O है। ये इसी प्रकार से है, O से लेकर के N तक की दूरी को 6 सेंटीमीटर और ये वाली दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो बताइए पूरी दूरी कितनी होगी। पूरी दूरी का मतलब है कि ON प्लस OM। ON का मान है मेरे पास 6 सेंटीमीटर, OM जो है मेरे पास में 8 सेंटीमीटर। जब 6 में 8 जोड़ दिए जाएंगे तो मैं कह सकता हूं 8 और 6 मेरे पास में टोटल मिलाकर के कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 14 सेंटीमीटर। और इधर कितने आए थे, 2 सेंटीमीटर। हमें 2 पॉइंट पूछे गए थे, पहले का आंसर 2 सेंटीमीटर है और दूसरे का आंसर 14 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ गया। आज का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आपको किस प्रकार का लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो देखते हैं किस प्रकार का दिया हुआ है। देख, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 4 के प्रकार का है। किस प्रकार से होगा, देखिए। एक चतुर्भुज जो है ABCD, वह उसके जो शीर्ष है वो कहाँ स्थित है, वृत्त के ऊपर स्थित है। इस प्रकार से देखिएगा, मैं कोई भी एक वृत्त बना देता हूं। ये कोई सर्किल है जिसके ऊपर एक चतुर्भुज स्थित है। ये चतुर्भुज के 4 शीर्ष हो गए, कोई भी नाम दे दो, चाहे यहां लिख देता हूं A, यहां पर B, यहां पर C और यहां पर D। इन सब को मैं मिला देता हूं, ये बन गया चतुर्भुज। ठीक है। अब मुझे इसके अलावा और क्या दिया हुआ है कि AB जो बराबर है CD के, यानी जीवा हो गई इस वृत्त की, तो ये दोनों जीवाएं समान है। इतना हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए मैं यहाँ क्या लिख देता हूं। सबसे पहले दिया गया है, हमें क्या दिया गया है कि एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष, एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष एक वृत्त पर
इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार से स्थित है कि हमें दिया गया है ए बी जो बराबर है वह किसके बराबर है, सी डी के। जो लाइन प्रश्न की थी सेम टू सेम लाइन मैंने लिखी है, देखिए कोई चेंज नहीं किया। इसके बाद में मुझे लिखना होता है सिद्ध करना है। दूसरा स्टेप क्या होता है, ये दूसरा स्टेप, ये हमने लिखा था पहला स्टेप, सिद्ध करना है। क्या प्रूव करना है मुझे, प्रूव ये करना है कि जो ए सी है वो बी डी के बराबर है, ए सी बराबर बी डी। चाप जो जीवा है ए सी और जीवा बी डी जो दोनों बराबर में, ए को सी से मिला देता हूं और बी को डी से मिला देता हूं। इस प्रकार का हमारे पास डायग्राम बना है। अब देखिए रचना में मैं क्या काम कर देता हूं, ए को सी से मिलाया, बी को डी से मिलाया। तीसरा स्टेप हो जाएगा रचना यानी कंस्ट्रक्शन। ए सी व बी डी को ज्वाइंट किया यानी मिलाया, इनको भी मिला दिया। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्रूफ यानी उपपत्ति। उपपत्ति के अंदर क्या लिखा जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार से हम उपपत्ति करेंगे मिलती जुलती क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूं कि मेरे पास में जो ए बी जीवा है वह बराबर है किसके, सी डी के। ए बी जीवा किसके बराबर है, सी डी के। तो मैं यहां ऐसा लिख देता हूं कि समान जीवाओं के संगत चाप, समान जीवाओं के संगत चाप कैसे होते हैं, समान होते हैं। अगर जीवाएं समान है तो उनके चाप भी समान होंगे। तो यानी चाप ए बी के द्वारा चाप बनेगा मेरे पास ए बी ही है, और जो सी डी के द्वारा बनने वाला जो चाप है वह हो गया चाप सी डी। यहां तक ठीक है। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 आ गई। अब एक चीज विशेष तौर से देखिएगा, यहां से यहां तक ये वाला जो मेरे पास में चाप ए बी है, इधर वाला चाप मेरे पास में सी डी है। मुझे ए बी चाप का क्या बनाना है, ए सी बनाना है। ए बी तो है और ए सी बनाना है। ए सी कैसे बनेगा, इसमें बी सी की कमी है। इधर मेरे पास में राइट हैंड साइड में मेरे पास बी डी बनाना है क्या, सी डी है। इसमें भी मुझे बी सी की जरूरत है, यानी कि दोनों में किसकी आवश्यकता है, बी सी की। तो मैं काम कर देता हूं कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में एक चीज जोड़नी है। कौन सी, बी सी चाप जो है वह जोड़ना है। चाप बी सी जोड़ने पर, यदि चाप बी सी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ए बी, यहां लिखा है ए बी, चाप ए बी प्लस इसमें मैं जोड़ रहा हूं चाप बी सी बराबर चाप सी डी प्लस बी सी। इस प्रकार से ये वाली वैल्यू मुझे जोड़नी है। तो जोड़ने के उपरांत में मेरे पास में क्या वैल्यू आएगी, देखिए यदि ए बी में बी सी जोड़ रहा है तो आ जाएगा मेरे पास में ए बी सी, ये वाला चाप आ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक साथ में लिख देता हूं कि चाप ए बी सी। ठीक है, बराबर में मेरे पास में सी डी में यदि बी सी जुड़ जाएगा तो ये वाला आ जाएगा बी सी डी, ये वाला। यदि इधर से लेके आ रहे हो तो डी सी बी, कुछ भी लिखो चाहे डी सी बी, ये वाला पूरा चाप इस पूरे चाप के बराबर है। यानी कि यहां से यहां तक ये जो मान आ गया मेरे पास में ये दोनों में है। ठीक है, ये दोनों में जोड़ दिया, ये तो जोड़ा था हमने। ये वाली समीकरण है। इस समीकरण में देखिए जो मेरे पास में ये लाइन लिखी थी, ये लाइन वापस से काम मारी है उल्टी। कैसे, यदि जीवाएं समान है तो उनके चाप समान होते हैं। इसका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, यदि चाप समान है तो उनकी संगत जीवाएं भी समान होगी। यानी कि ये जो चाप है पूरा, ये कौन सी जीवा के द्वारा बनाया गया है, ये पूरा बनाया गया है जीवा ए सी के द्वारा।
और ये वाला जो पूरा चाप है वो कौन सी जीवा के द्वारा बनाया गया है? वो बनाया गया जीवा बी डी के द्वारा। क्या हमें यही प्रूफ करना था? यदि यही प्रूफ करना था तो हम लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम इससे आगे वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा एक वृत्त की दो समान जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए वृत्त बना देता हूं मैं। ये कोई एक वृत्त है, कोई भी एक सर्किल है। इस वृत्त के अंदर दो जीवाएं हैं, दोनों की लंबाई समान है। ये कोई एक वृत्त जीवा और ये इसकी कोई दूसरी जीवा हो गई। दोनों के कुछ भी नाम लिख देते हैं। ये जीवा ए बी है और ये दूसरी जीवा सी डी है। दोनों जीवाएं किसी एक बिंदु यानी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। ये मैं मान लेता हूं वृत्त का केंद्र ओ है। इतना हमें प्रश्न दिया हुआ है। एक वृत्त के अंदर दो जीवाएं हैं, दोनों की लंबाई समान है तथा ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि यहां विद्यार्थियों की समस्या आ जाती है। सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के क्रमित भाग दूसरी जीवा के संगत भागों के बराबर होते हैं। अगर ये वाले दो वर्ड हमारे काम में आ गए, यानी हमारे दोनों ये वर्ड अगर दिमाग में समझ में आ गए, तो क्वेश्चन में 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए मैं क्या लिखता हूं, मुझे क्या क्या सिद्ध करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वही थोड़ी घुमा के दी गई है। हमें क्या दिया गया है कि एक वृत्त का केंद्र O है, एक वृत्त का केंद्र O है जिसमें दो समान जीवाएं, जिसमें दो समान जीवाएं, इसमें दो जीवाएं हैं। कौन कौन सी? दो समान जीवाएं ए बी व सी डी। कौन कौन सी जीवा? ए बी व सी डी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। दो जीवाएं कौन कौन सी? ए बी और सी डी बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है। अगर बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करती है, इतना हमें प्रश्न में पूरा दिया गया है। उसके बाद में प्रूफ आता है, यानी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए प्रूव दैट, हमें यह सिद्ध करना है कि लास्ट संगत भाग बराबर होने चाहिए। किसके? यानी दोनों जीवों में छोटे वाला भाग छोटे वाले भाग के बराबर, बड़े वाला भाग बड़े वाले भाग के बराबर। इसका मतलब क्या है? क्रमित भाग दूसरी जीवा के संगत भाग, यानी पहली जीवा का जो बड़ा भाग है ए ई, यहां लिख देता हूं ए ई, दूसरी जीवा का जो बड़ा भाग है सी ई, उसके बराबर होगा। ये पहली चीज। दूसरा, इसका जो छोटे वाला पार्ट है बी ई जो बराबर हो जाएगा इसके छोटे वाले पार्ट डी ई के बराबर। ये हमें सिद्ध करना है। अगर क्वेश्चन में क्रमित भाग और संगत भाग की जगह ये वाला दे देना सीधा ही कि आपको ये वाला बताना है, तो हर कोई क्वेश्चन कर देगा। विद्यार्थी अक्सर इसी चीज में उलझ जाते हैं कि क्रमित भाग क्या होता है। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने ये बना दिया कि ये हमें सिद्ध करना है। अगर ये सिद्ध करना है तो इसके बाद में थोड़ी सी रचना भी मुझे चाहिए। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? देखिए रचना में ऐसा लिख देता हूं कि केंद्र O से जीवा AB पर एक लंब डाला जिसका नाम है OM, और जीवा CD के ऊपर लंब डाल दिया जिसका नाम है ON, तथा O को E से मिलाया। तीन काम किए मैंने, एक ये लंब डाल दिया, दूसरा ये लंब डाल दिया और एक इसको से मिला दिया। तो देखिए मैं क्या क्या लिखता हूं रचना में। मैंने क्या काम किया? OM परपेंडिकुलर AB, ठीक है। दूसरा काम ON परपेंडिकुलर CD, तथा तीसरा काम मैंने ये किया था कि O को किससे मिलाया? E से मिलाया। O को E से मिलाया। इतना हमने लिख दिया। अब लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे पास बच गया, प्रूफ, यानी उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करेंगे? उपपत्ति में देखिए ये जो मेरे पास दो छोटे छोटे दो त्रिभुज बनते हैं,
इन दोनों छोटे छोटे त्रिभुजों में मेरे पास क्या क्या चीजें वो देखिए। पहले मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ऐसा लिख देता हूँ सबसे पहले तो कि ए बी जो है वो बराबर है मेरे पास में किसके, सी डी के। यानी ए बी और सी डी दोनों जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं कैसी, ये प्रश्न में दिया था, दोनों जीवाएं समान है। अगर ये दोनों जीवाएं समान है तो इनका आधा आधा भी समान होना चाहिए था। तो यानी कि ए बी का आधा किसके बराबर है, सी डी के आधे के बराबर। यदि हमने यहाँ लिखा कि ओ एम इस ए बी के ऊपर लंब है तो हमने क्या लिखा था, पूरे पीछे वाले वीडियो में पर मैं सिद्ध भी की थी, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांटता है। यानी एम जो है वो ए बी का समद्विभाजक है। एम क्या है, ए बी का समद्विभाजक है। तो ए बी का टुकड़ा कौन कौन सा होगा, एक तो हो जाएगा मेरे पास में ए एम, कौन सा, ए एम। दूसरा टुकड़ा हो जाएगा मेरे पास में बी एम, ठीक है। सी डी के दो टुकड़े कौन कौन से, एक तो सी एन और एक डी एन, ये भी बराबर है, सी एन बराबर डी एन। यदि ए बी और सी डी बराबर है तो इसके भी आधे इसके भी आधे, ये सारे के सारे बराबर होंगे। आप चाहो तो इनमें से कोई दो निकाल लो, एक पार्ट ए बी का एक पार्ट सी डी का। जैसे मुझे आगे जाकर के चाहिए होगा ए ई, क्या चाहिए होगा, ए ई। अब ए ई किससे मिलकर के बना है, ए एम से और इससे। इसके बराबर मुझे सी ई यानी ये वाला, इसमें सी एन चाहिए। तो यहां से आप क्या लिख सकते थे, इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि ए एम जो बराबर है वह तो सी एन के है और बी एम जो है वो बराबर किसके, डी एन के। वरना आपका इसी एक लाइन से काम चल जाएगा। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 हमारे पास आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों छोटे छोटे त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर देता हूं। त्रिभुजों का नाम क्या है, एक त्रिभुज तो है मेरे पास में ओ एम ई और दूसरा जो त्रिभुज है उसका नाम है ओ एन ई। इन दोनों त्रिभुजों में क्या लिख सकता हूं मैं, पहली चीज कौन सी है, इसका भी ये कोण 90 डिग्री, इसका भी ये कोण 90 डिग्री। यानी कोण ओ एम ई इज इक्वल टू कोण ओ एन ई, ये दोनों एंगल बराबर है। ये हमारे पास फर्स्ट रीजन हो गया। इसका कितने डिग्री का माप है, 90 डिग्री का। कोष्टक में इसका कारण लिख देना रचना से, पहला हो गया। दूसरा मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ओ ई जो है पहले वाले त्रिभुज में भी है और दूसरे वाले त्रिभुज में भी। इसका रीजन मेरे पास में ये है कि ये जो हमारे पास में साइड है, ये जो भुजा है वो हमारे पास में कैसी है, उभयनिष्ठ भुजा है, यानी कॉमन भुजा है, सर्वनिष्ठ है। तीसरा मेरे पास में रीजन हो जाएगा कौन सा, कि ओ एम बराबर ओ एन, ओ एम बराबर ओ एन। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यहां से निकल के आएगा। अगर जीवाएं समान है तो यहां लिख देता हूं कि समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होते हैं। यानी कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। अगर जीवाएं बराबर है तो केंद्र से दूरी भी समान होगी। ये इसका कोण, ये इसका कर्ण, ये इसकी भुजा, यानी मैं लिख सकता हूं समकोण कर्ण भुजा नियम से। सर्वांग समता का कौन सा नियम लग रहा है, सर्वांग समता का समकोण कर्ण भुजा, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड नियम से हमारे पास में त्रिभुज ओ एम ई जो है वह सर्वांगसम होगा त्रिभुज ओ एन ई के। यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। यानी इसकी जगह क्या लिख सकते हो, बाई सीपी सीटी, इस प्रकार से लिख सकते हो, बाई सीपी सीटी, ये ब्रैकेट में लिख सकते हो। देखिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं।
अगर इसके संगत भाग बराबर होते हैं तो कौन सा भाग कौन से भाग के बराबर है? ये वाला जो पार्ट है मेरे पास में m से लेकर के e तक की दूरी वो n से लेकर के e तक की दूरी के बराबर है, यानी m e बराबर n e। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 2। अब हमारा 90 से 95% काम हो चुका है। अगर यहां तक आपके समझ में आता है तो उसके आगे 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। क्या करना है, सबसे पहले दिया गया, उसके बाद में सिद्ध करना है हमें इसका बड़े वाला पार्ट इसके बड़े वाले पार्ट के बराबर है। रचना में कोई बड़ी बात है नहीं। उपपत्ति में क्या करना था, ए बी और सी डी बराबर है तो ए बी का आधा और सी डी का आधा भी बराबर है। उसके बाद में हमने दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। सर्वांग सम सिद्ध जैसे किया तो एम ई और एन ई दोनों बराबर आ गए। अब देखिए मुझे सिद्ध करना है ए ई बराबर सी ई। समीकरण 1 में मेरे पास में ए एम, 2 में मेरे पास में एम ई। क्या मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो क्या आता है, देखिए ए एम प्लस एम ई, ए एम प्लस एम ई यानी ए ई हो गया। काम चल रहा है तो काम करते हैं, 1 और 2 दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहां लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में इधर तो लिखा क्या ए एम, तो यहां लिख देता हूं ए एम। इसकी लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास में एम ई, इसके राइट हैंड साइड में सी एन, तो ये लिख दिया सी एन। इसमें मुझे एन ई जोड़ना है, ये जोड़ना था। ए एम में एम ई जोड़ो, ये हो गया ए ई। कौन सा पार्ट हो गया, ए से लेकर के ई तक। क्या यही पार्ट आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। आगे सी एन प्लस एन ई, सी एन प्लस एन ई यानी सी ई। क्या हो गया, सी ई, यानी ये पहली वाली चीज हमारे पास आ चुकी है। अब दूसरी वाली भी लेके आ जाते हैं। ये मेरे पास समीकरण नंबर 2 में एम ई और एन ई लिखा है। ये कहां से आता है? ये तो एकदम छोटे छोटे पार्ट है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरे पास में बी एम और डी एन बराबर है? बी एम और एम ई इनमें कोई रिलेशन है क्या? यदि मैं बी एम में से एम ई घटा दूं तो मेरे पास केवल बी ई बचेगा, जो मुझे बताना है। क्या किया था, एक बार मैंने 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ा था, अब एक बार घटा देता हूं बड़े वाले में से छोटे वाली इक्वेशन, यानी यहां आ जाएगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 में लिखा बी एम बराबर डी एन, तो बी एम में से तो मुझे घटाना है, किसे क्या घटाना है, ये एम ई घटाना है, एम ई। और इसके जगह डी एन जो लिखा है डी एन, उस डी एन में से एन ई घटाना है, एन ई। तो बी एम में से एम ई घटाओगे तो आपके पास बचेगा बी ई, और इसमें से ये वाला घटा दोगे तो आपके पास डी एन। डी एन कौन सा है, ये रहा डी एन, इसमें से ये घटा दे डी ई बचेगा, डी ई। ये वाली पहली लाइन आपने सिद्ध कर दी, ये वाली दूसरी भी आपने सिद्ध कर दी। यही दोनों चीजें आपको बतानी थी। लास्ट में इस प्रकार से लिख देना इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ कंप्लीट होता है। प्रश्नावली 12.2 का लास्ट प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 2 समांतर जीवाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मुझे एक वृत्त यानी एक सर्किल बनाना है। ये मैंने कोई एक वृत्त बना दिया, इसमें 2 समांतर जीवाएं बनानी है, ये एक जीवा और ये इसमें दूसरी जीवा, ए बी सी डी, ये हो गया। ये मैं मान लेता हूं वृत्त का केंद्र है जिसका नाम है ओ। ये वृत्त का केंद्र क्या है, ओ। यहां तक हमने दिया। अब हमें दिया हुआ सिद्ध कीजिए कि दोनों जीवाओं के मध्य बिंदु, इस ए बी जीवा का मध्य बिंदु में मान लेता हूं जैसे एम, और सी डी जीवा का मध्य बिंदु मान लेता हूं एन। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड आएगा वो वृत्त के केंद्र ओ से होकर के गुजरता है, ये वाले हमें बताना है। यानी इससे तब होकर के गुजरेगा यदि एम एन और ओ तीनों अगर बिंदुओं को हम अगर संरेखीय सिद्ध कर दें तो हमारा क्वेश्चन 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे इस क्वेश्चन में, लैंग्वेज थोड़ी महत्वपूर्ण है। दिया गया है, हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में वो देखिएगा। क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा है कि एक वृत्त
जिसका केंद्र O है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, उसमें क्या दिया हुआ है, AB समांतर CD है। AB और CD दो समांतर जीवाएं हैं तथा AB व CD के मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु, AB व CD के मध्य बिंदु कौन, AB का मध्य बिंदु M और CD का मध्य बिंदु N है। इतना हमें क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद में लिखना होता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, हमें क्वेश्चन में क्या सिद्ध करना है वो देखते हैं। हमें ये बताना है कि M O तथा N, M O व N तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेखीय है। अगर ये तीनों एक ही लाइन पर स्थित है, ये हम अगर बता दें तो कह सकते हैं कि MN को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरता है। ये हमें सिद्ध करना है। इसमें एक रचना लिखनी होती है। रचना थोड़ी महत्वपूर्ण है, इसकी रचना थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए। इसकी रचना ऐसी है कि हमारे पास में AB और CD दो लाइनें हैं जो दोनों एक दूसरे के समांतर है। एक लाइन और लेकर के आनी है मुझे इस प्रकार से, ये वाली, नाम से कुछ भी हो, XYZ कुछ भी, यहां देता हूं P, यहां Q। रचना में क्या लिखना है कि AB समांतर किसके, PQ के खींची। एक रेखाखंड जो है AB वो समांतर किसके खींच दिया, PQ के। हम सीधा सा कह सकते हैं ये दोनों लाइनें पहले से समांतर AB और CD। अगर AB के समांतर है PQ तो सीधी सी बात है PQ किसके समांतर होगी, CD के। ये हमारा डायग्राम हो गया। अब लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति लिखते समय सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा कि वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड, क्या लिखा मैंने, वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा का लंब समद्विभाजक होता है। लंब, जीवा का लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक होता है। क्या लिखा है मैंने, देखिए इसको दूसरी भाषा में भी लिख सकते थे कि जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाला रेखाखंड जीवा पर लंबवत होता है। अगर ये इसके ऊपर लंब होता है तो मैं इसको दे देता हूं नंबर 1। इसको कितना नंबर देता हूं, कोण नंबर 1। तो कोण नंबर 1 आ गया मेरे पास में कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। कोण नंबर 1 मेरे पास में कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। क्या मैं कह सकता हूं इसी प्रकार कोण नंबर 2 जो है वह भी कितने डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का। कोण नंबर 2 भी मेरे पास में आ गया कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। इन दोनों को एक ही साथ में दे देता हूं समीकरण नंबर 1। इतना काम हमारे पास हो चुका है। अब इससे आगे बढ़ जाते हैं। हमने क्या लिखा था, ये वाला, यदि AB समांतर है PQ के, यदि ये PQ और ये AB समांतर है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से काटती है तो इन दोनों कोणों का मान, इस कोण को मैंने 3 नंबर नाम दिया है, कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3, इन दोनों का योगफल होता है 180 डिग्री। नाम होता है अंतराभिमुख कोण। यहाँ कोष्टक में लिख देना अंतराभिमुख कोण। इन दोनों में से किसी एक का मान हमारे पास में है। कोण 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस कोण नंबर 3 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास में आ जाएगा कोण 3 बराबर 180 माइनस 90, यानी कोण 3 की वैल्यू कितनी आ गई,
90 डिग्री। यदि कोण नंबर 3 हमारे पास में 90 डिग्री है तो मैं कह सकता हूं कि इसी प्रकार ये वाला जो कोण बनेगा मेरे पास में 4 नंबर, इन दोनों का योगफल भी 180, ऊपर वाला 90 है तो नीचे वाला जो कोण नंबर 4 है उस कोण नंबर 4 को भी कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 जो है उन दोनों को जोड़ने पर ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का, दोनों का जो योगफल आता है वह योगफल आता है 180 डिग्री। यानी मेरे पास में एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर दो कोण बनते हैं, उन दोनों कोणों का योग 180 है। तो क्या कह सकता हूँ, ये वाली एक सीधी सरल रेखा है। अगर दोनों 180 डिग्री के हैं तो यह कोण कैसे है, यह रेखिक कोण युग्म है। यह रेखिक कोण युग्म यानी लाइन पेयर एंगल है। अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूं कि MON यानी एक सीधी सरल लाइन है, MON संरेखीय है। कैसी है, संरेख है। इति सिद्धम, इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था। इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.2 यानी 12.2 आज कंप्लीट होती है। इस 12.2 के ये सारे क्वेश्चन 11 तक हो चुके हैं। ये आपको किस प्रकार के वीडियो लगते हैं, अगर आपको सभी वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें।